हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम कार्बाइड स्टार्ट कर रहे थे। बेसिकली कार्बाइड्स होते क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मींस कार्बन के कंपाउंड किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो क्या हो, कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। फिर उसमें फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी कि हमारे पास जो है कार्बाइड्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं: आयनिक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे अब हम आयनिक कार्बाइड्स को। जनरली जो आयनिक कार्बाइड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड होंगे कार्बन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कौन से होते हैं जनरली, जैसे कि मेटल्स हैं, ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मेटल्स। बेसिकली करेंगे क्या इसमें कि जो आपके पास मेटल है या फिर उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड किसी भी फॉर्म में मेटल है, उसको जो है हम हीट करते हैं कार्बन के साथ, और इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे जो है पता चलता है कि ये जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं। इनको जो है हम ईज़िली जो है हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। अब जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, उसके बेसिस पे जो है हम कार्बाइड्स को, आयनिक कार्बाइड्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट होते हैं हमारे पास वो है मिथेनाइड्स। मिथेनाइड्स मतलब कि ऐसे कार्बाइड्स जिसके अंदर जो है इंडिविजुअली कार्बन एनाइन प्रेजेंट हो, इनको हम बोलते हैं मिथेनाइड्स। बिकॉज जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे जो है हमें मीथेन मिलेगा, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं मिथेनाइड्स। ओके, इसमें जो है कार्बन C4 नेगेटिव आयन इस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास मेटल ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, रिएक्शन करेंगे इसकी कार्बन के साथ जो है जब इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बेरिलियम कार्बाइड प्लस C। ओके, सिमिलर वे में जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम, एल्यूमिनियम प्लस कार्बाइड Al4C3। या तो मेटल को उसके ऑक्साइड की कार्बन से रिडक्शन कर दे, या फिर डायरेक्ट जो मेटल है उसकी रिडक्शन करके जो है बन सकता है। अब जो ये हमारे पास कार्बाइड्स है, ये मिथेनाइड्स के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पे जो है हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो जैसे ये है बेरिलियम कार्बाइड, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में प्लस मीथेन गैस CH4। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम कार्बाइड, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। तो इन कार्बाइड्स को जो है हम मिथेनाइड्स बोलेंगे, बिकॉज ये जो कार्बाइड्स हैं ये हमें जो है हाइड्रोलाइज होने के बाद जो है मीथेन दे रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएंगे इसलिए मिथेनाइड्स। सेकंड जो टाइप आती है एसिटिलाइड्स, ऐसे कार्बाइड्स जो हमें जो है एसिटिलीन मॉलिक्यूल देंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उन्हें हम बोल देते हैं एसिटिलाइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ, करनी वैसे ही इलेक्ट्रिक फर्नेस आग के अंदर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO। अब इसकी जो है कैल्शियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पे ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन CH डबल बॉन्ड CH। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमें एसिटिलीन मिल रहा है, इसीलिए हम इनको जो है बोलते हैं एसिटिलाइड्स। ओके, मतलब कि ऐसे कार्बाइड्स विच गिव एसिटाइलिन ऑन हाइड्रोलिसिस, दीज आर नोन एज एसिटिलाइड्स। इनके अंदर जो बेसिकली कार्बाइड एनाइन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे C4 नेगेटिव था, यहाँ पे है C2 नेगेटिव आयन, ये प्रेजेंट है। जनरली ग्रुप 1 के मेटल जो हैं, ग्रुप 2 के हैं, वो साथ कोइनस मेटल जो होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो है इसमें यूज़ होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड हो गया। सिमिलर वे में मैग्नीशियम कार्बाइड भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बाइड में। फिर मैग्नीशियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन, ये हो जाएगा इसीलिए एसिटिलाइड्स। अब जो थर्ड टाइप इसमें आती है वो है एलाइड्स। एलाइड्स का मतलब कि ऐसे कार्बाइड जो हमें जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद एलिन्स दें, उनको हम बोल देते हैं एलाइड्स। इस केस में जो है हमारे पास जो बेसिक यूनिट प्रेजेंट होगी C3 नेगेटिव आयन की प्रेजेंट होगी। पहले में था C1 4 नेगेटिव, C2 नेगेटिव, और यहाँ पे होगा C3 नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3 C डबल
1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम एलाइलिन। अब जो मैग्नीशियम कार्बाइड है हमारे पास मेन एक कॉमन एग्जांपल है इसका, इस टाइप का एलाइड्स का, कि इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोलिसिस करने पे एलाइन मिलेंगे, इसलिए जो है हम इनको बोलते हैं एलाइड्स। ओके, तो हमारे पास जो है बेसिकली आयनिक कार्बाइड 3 टाइप्स के होते हैं। मिथेनाइड्स मीन्स हाइड्रोलिसिस करने पे मीथेन देंगे, एसिटिलाइड्स मतलब कि हाइड्रोलिसिस करने पे एसिटाइलिन मॉलिक्यूल देंगे, और एलाइड्स का मतलब कि हाइड्रोलिसिस करने पे जो है एलिन्स देंगे। अब सेकेंड जो टाइप आती है ये वाली कोवलेंट कार्बाइड्स। आयनिक कार्बाइड जो थे आयनिक नेचर के थे कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो आयनिक थी। कोवलेंट इनके नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, मतलब कि कार्बन जो है यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके साथ जो है बॉन्डिंग होगा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अब ये जो कार्बाइड्स होते हैं इसमें जो कॉमन कार्बाइड्स है, एक तो है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, और सेकेंड है बोरोन कार्बाइड, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SiC जो ये है सिलिकॉन कार्बाइड, इसका जो है कॉमन नेम होता है कार्बोरंडम। कई बार जो है पेपर में कंपल्सरी क्वेश्चन में इसी नेम से आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना सिलिकॉन कार्बाइड का ही जो है ये नेम होता है। प्रिपरेशन जो है इनकी हम ऐसे करेंगे कि जो आपके पास कार्बन है और सिलिका SiO2 के साथ जो है उसको हीट करेंगे, हीट करने से जो है SiO2 प्लस कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड प्लस CO, इस तरीके से जो है बन जाएगा। जो सिलिकॉन कार्बाइड प्योर फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन अगर इसका इम्प्योर सैंपल लेंगे तो वो जो है लाइट येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर का जो होगा, हार्ड होता है, जैसे कि हमारे पास डायमंड जो है हार्ड होता है। बाकी अगर हम केमिकल इनर्टनेस की बात करें तो केमिकली जो है अनरिएक्टिव होता है, लेकिन ये एल्कलीज में जो है ये डिसॉल्व हो जाता है सिलिकॉन कार्बाइड की। अगर हम इसकी रिएक्शन करें एल्कली मतलब कि बेस के साथ NaOH प्लस O2, तो इसमें डिज़ोल्व होके ये बना देगा Na2CO3 प्लस Na2SiO3 प्लस वाटर। सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से जैसे हमने उस दिन लिंकेज करी थी SiC ऑक्सीजन के साथ की थी, इस बार जो है यहाँ पे कार्बन के साथ ही लिंकेज प्रेजेंट होगी। सिलिकॉन के नीचे कार्बन होगा और कार्बन के नीचे जो है सिलिकॉन होगा, इस तरीके से जो है ये लिंकेज कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब जो थर्ड हमारे पास टाइप आते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बेसिकली ये जो कार्बाइड्स हैं ये जो बनेंगे ये बनेंगे ट्रांजिशन मेटल से, और कुछ जो है साथ में लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स प्लस लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब ये जो कार्बाइड्स है प्रिपेयर तो वैसे ही होंगे कि हम जो है डायरेक्ट रिएक्शन कर देंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे मेटल और कार्बन का, और या फिर मेटल का जो है ऑक्साइड ले उसकी रिएक्शन करें कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो उससे भी जो है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बन जाएंगे। अब देखो ये जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हैं इनके नेम से पता चल रहा है, जैसे हमने आयनिक में बात की आयनिक बॉन्डिंग थी, कोवलेंट की बात की कोवलेंट बॉन्डिंग थी। इंटरस्टिशियल के केस में आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइड जो है उसमें प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो मेटल एटम है वो हमें काफ़ी बड़ा साइज़ का लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो कार्बन है वो अपनी पोजीशन जो अपना साइज़ है उसे जो है अच्छे से अकोमोडेट कर सके। बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं यहाँ पे टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, होफ्नियम है, मतलब कि जिनकी जो रेडियाई है वो जो है लार्जर होनी चाहिए देन 1.35 एंगस्ट्रॉम, वो जो है ये कार्बाइड्स बनाएंगे। इनका जनरल फॉर्मूला होगा या तो Mc और या फिर होगा M2C। M क्या है यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्टेनियम की अगर हम बात करें इस तरीके से टेक्टेनियम कार्बाइड, वैनेडियम कार्बाइड, नियोबियम कार्बाइड, तो इस तरीके से जो है ये आपके पास इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो है बन जाएंगे। कुछ मेटल जैसे कि क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो लेस होती है इससे 1.34 एंगस्ट्रॉम से, वो भी जो है मेटल कार्बाइड्स बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है जो लैटिस होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, मतलब कि परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, और उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसीलिए जो है हम यहाँ पे मेनली जो बात करेंगे ऐसे कार्बाइड्स की कि जिसमें क्या हो जो मेटल है उसकी जो रेडियाई है वो लार्जर हो 1.35 एंगस्ट्रॉम से, जिससे क्या हो कि कार्बन जो है अपने जो है ईजिली जो है अकोमोडेट हो सके वहाँ पे। ओके, अब ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे कार्बाइड्स ही कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वो है फ्लोरोकार्बन्स।
जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, फ्लोरोकार्बन जो है ये फ्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे हाइड्रोकार्बन्स के। दीज आर फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, कुछ एटम्स के हाइड्रोजन को जो है उसे रिप्लेस कर देंगे फ्लोरीन के साथ, वो बन जाएंगे हमारे पास फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन जो है नियर अबाउट 20 कार्बन तक तो जो है 15 to 20 कार्बन तक जो है हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर होता है घरों में, उसमें जो कूलेंट गैस यूज़ होती है वो कौन सी होती है, फ्रियोन गैस, और वो क्या होती है, डाईक्लोरोमीथेन ये होती है। तो जो फ्लोरोकार्बन से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एयर कंडीशनर में, मतलब कि जहाँ पे भी जो आपको कूलेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वहाँ पे जो है ये कंपाउंड यूज़ होता है, इनको हम बोलते हैं फ्रियोन गैसेस। ओके, सिमिलर वे में जो प्रोपेलेंट्स होते हैं एरोसोल्स में, उसमें यूज़ होता है C2F4। अब प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, इनके प्रिपरेशन जो है फ्लोरोकार्बन्स की, इनको जो है हम जैसे ये है, एक तो फर्स्ट मेथड कार्बन प्लस फ्लोरीन डायरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन जाएगा CF4। या फिर सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीथेन है साथ में इसकी रिएक्शन कर दे फ्लोरीन के साथ, तो इस केस में भी क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगी प्लस HF, 4 2 8 4HF, इस तरीके से जो है ये बन जाएगी। ओके, ये जो रिएक्शन है काफ़ी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि एक्सोथर्मिक का मतलब कि जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट जो है रिलीज़ हो, इसलिए जो है कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी है जो हम यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए। जैसे कि इनडायरेक्ट मेथड जो है कि जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट वाली रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन, इसको जो है हम इनर्ट गैस की प्रेजेंस में करें। अगर हम यही रिएक्शन जो फ्लोरीनेशन रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, अगर हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस करेंगे तो वो क्या करेगी, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको जो है स्लो डाउन कर देगी, और फिर उससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि कार्बन प्लस 2F2, यहाँ पे जो है हम इनर्ट गैस यूज़ करें, कोई भी इनर्ट गैस मतलब कि अनरिएक्टिव गैस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CF4। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिएक्शन लिखी CH4 प्लस F2, इनर्ट गैस में करेंगे रिएक्शन CH3F प्लस HF, इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। या फिर सेकंड जो मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड की रिएक्शन को जो हम डार्क में करें, CH4 प्लस F2 डार्क में रिएक्शन करेंगे तो उस केस में भी जो है ये रिएक्शन हो जाएगी CH3F प्लस HF। थर्ड जो मेथड है, जैसे हमने यहाँ पे इनर्ट गैस यूज़ करी, इनर्ट गैस की जगह हम इनर्ट सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना है, जिससे क्या वो एक्सप्लोसिव ना हो। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कि हमारे पास एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है तो इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन जो है कर सकते हैं। या फिर फ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है कि फ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए जो हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज़ करें, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे कि ये है आपके पास CHCl3, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, फॉर एग्जांपल एंटीमनी फ्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ, वापस से इसको हीट करेंगे 80 डिग्री टेम्परेचर पे, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। सिमिलर वे में CCl4, इस केस में भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ करें SbF3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो दो क्लोरीन है वो इस तरीके से जो है रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिएक्शन को जो है हम इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स अगर करते हैं तो भी जो है हमारे पास फ्लोरोकार्बन जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेथड है इनको बनाने का कि हमारे पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी रिएक्शन करें HF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, SbFCl4, हेलोजिनेटेड एंटीमनी कंपाउंड यूज़ करेंगे एज ए कैटलिस्ट। तो इस केस में भी क्या होगा, CFCl3, फिर से अगर दोबारा से इसकी रिएक्शन करेंगे CFCl3 प्लस HF CF2Cl2, इस तरीके से जो है एक के क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिप्लेस होती रहेगी। तो जो फ्रियोन्स होते हैं हमारे पास वैरायटी के CFCl3 है, CF2Cl2 है, या फिर CFCl3 अगर दोबारा से एक और रिएक्शन करोगे प्लस HF, तो इस केस में बन जाएगा CF3Cl। तो इस तरीके से जो है वैरायटी के फ्रियोन्स जो है हम इस तरीके से बना सकते हैं कैटलिस्ट की हेल्प से।
ओके। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें फ्लोरोकार्बन्स की, तो जो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं कलरलेस नॉन टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं, अनप्लीजेंट सा जो है इनका ऑर्डर होता है। सेकंड थिंग, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी भी लो होगी और सरफेस टेंशन भी जो है इनकी लो होती है। रेजिस्टेंस है ऑक्सीडेशन की, ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, रजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, और केमिकली जो है ये इनर्ट होते हैं, मतलब कि मेनली जो केमिकल रिएजेंट है जैसे कि एल्कलीज है उनके साथ जो है रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर हमें रिएक्शन करानी है तो काफ़ी हाई टेम्परेचर उसके लिए चाहिए। थर्मली स्टेबल होते हैं और नॉन इन्फ्लामेबल कंपाउंड्स होते हैं। अब जो मैं बात करी लो रजिस्टिविटी की, जो रजिस्टिविटी है इनकी लो है, उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड होती है CH बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सी है, CF बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू CH बॉन्ड या फिर CCl बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से क्या है, ये बॉन्ड ईजिली जो है टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी। इसीलिए जो फ्लोरोकार्बन्स है दे आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय एसिड्स, एल्कली या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि बॉन्ड जब ईजिली ब्रेक ही नहीं होगी तो जो दूसरा कंपाउंड आ रहा है वो कैसे रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज इन दोनों की जो बॉन्ड होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, इसीलिए जो है ये दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। ओके। और अगर यूजेस की बात करूँ फ्लोरोकार्बन्स की, तो जो फ्लोरोकार्बन जैसे मैंने अभी आपको बताया रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एज अ कूलेंट यूज़ होते हैं, डाईफ्लोरोमीथेन ये वाले कंपाउंड। ऐसे ही एक ना यूटेंसिल्स होते हैं या फिर कोई भी आजकल तो व्हीकल्स के ऊपर भी टेफ्लॉन एक मटेरियल होता है, बेसिकली टेफ्लॉन CF2 ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो है किसी भी केमिकल अटैक से जो है इनर्ट है, मतलब कि अगर जैसे हमारे पास किचन में फ्राई पैन होते हैं या फिर कोई भी मेटल इक्विपमेंट है, अगर हम उसके ऊपर जो है टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर जो है कोई भी केमिकल का अटैक जो है नहीं होगा। थर्ड थिंग की जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं दे गेट पॉलीमराइज टू गिव ऑयल, वैक्सीज एंड ग्रीसेस, कि इनसे जो है हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑयल्स बना सकते हैं, वैक्सीज या फिर ग्रीसेस बना सकते हैं, और ये जो लुब्रिकेंट्स एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होगा, और इसीलिए हम इनको जो है फ्लोरो लुब्रिकेंट्स भी जो है बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे पास फ्लोरोकार्बन्स। ओके। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड आते हैं, कार्बाइड्स भी हो गए, फ्लोरोकार्बन्स हो गए, नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में बेसिकली क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन में जो है सिंगल बॉन्ड होती है। दो तरह के हमारे पास सिलिकेट होते हैं, एक तो होंगे टर्मिनल और एक होंगे ब्रीजिंग। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनल सिलिकेट्स की जो है एंड पे जो है ये प्रेजेंट है ऐसे SiO बॉन्ड, यहाँ पे आगे कोई और बॉन्ड नहीं होगी, सिर्फ यही बॉन्ड बनी है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल सिलिकेट्स। और जो सेकंड टाइप के होते हैं ब्रीजिंग सिलिकेट्स, उस केस में क्या होगा, ये Si ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर एक और सिलिकॉन एटम के साथ जो है लिंक है। तो इन ऑक्सीजन को जो है मतलब कि ऐसे सिलिकेट्स जिसमें जो है ऑक्सीजन दो सिलिकॉन एटम के बॉन्ड बना रही है, इनको बोल देंगे ब्रीजिंग सिलिकेट्स। और इस वाले केस में जो है ऑक्सीजन सिर्फ एक सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगी, ये होते हैं हमारे पास टर्मिनल सिलिकेट्स। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 1.8 होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.5। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इनके बीच में, इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके जो बॉन्ड हैं इसमें आयनिक साथ के साथ कोवलेंट दोनों करैक्टर होंगे, मतलब कि ना तो ये प्योरली आयनिक बॉन्ड है ना ही प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका जो करैक्टर होगा वो मिक्सिंग होगा, पार्शियली आयनिक एंड पार्शियली कोवलेंट। और अगर हम रेडियस रेशियो रूल से इसकी वैल्यू निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उससे भी हमें पता चलता है कि जो सिलिकॉन है यहाँ पे जो है इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और जो यूनिट होगी बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो होगी SiO4 4 नेगेटिव। एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में टोटल 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी, और जो ज्योमेट्री है वो कौन सी हो जाएगी फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल। देखो कैसे सिलिकॉन है ये हमारे पास, सिलिकॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p2, ये है 3s ऑर्बिटल, ये है 3p। कार्बन जैसे इसकी होती है, कार्बन होता है 2s2 2p2, ऐसे सिलिकॉन 3s2 3p2। ये है ग्राउंड सेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड बनानी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देंगे p ऑर्बिटल में, ये आ जाएंगे आपके पास। तो इसकी जो है ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बनाएंगे कैसे इसको, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 ऑक्सीजन जो है इस तरीके से बाइंड होगी।
ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाई है तो इसके ऊपर जो है सभी ऑक्सीजन के ऊपर जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए जो है हमने इसको ऐसे लिखा SiO4 4 नेगेटिव। ओके, और जो है इसका एक और स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सेंटर में मैंने डॉट बनाई है ये है सिलिकॉन, और जो सर्कल बना रही हूँ ये है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से भी जो है हम इसको दिखा देते हैं। बेसिकली ये वाली जो ऑक्सीजन है पीछे की साइड है, इसमें 3 हमने बना के दिखाई हुई है ना, एक जो है पीछे की साइड होती है, एक आगे की साइड, तो पीछे वाली जो है उसको हमने ऐसे सर्कल से दिखा दिया। तो ये भी जो है आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है, दोनों जो है सेम SiO4 4 नेगेटिव यूनिट की ही जो है रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब जो सिलिकेट्स होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इसके टाइप्स देखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। फर्स्ट वन जो है वो है ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट सबसे सिंपलेस्ट सिलिकेट होते हैं, इसमें जो है सिंगल हमारे पास SiO4 4 नेगेटिव यूनिट जो है प्रेजेंट होगी, और जो ऑक्सीजन आइटम है यहाँ पे वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी एसोसिएटेड केटायन के साथ। अब देखो जैसे हम बात करें अगर इसमें, ये है आपके पास SiO नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या 4 है, तो सिंपल डिस्क्रीट यूनिट जो है इसमें प्रेजेंट होगी। सेकंड जो टाइप आती है वो है पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट, इस केस में क्या होगा कि दो SiO4 4 नेगेटिव यूनिट जो है एक कॉर्नर जो है शेयर करेंगी। किस तरीके से, ये है आपके पास SiO नेगेटिव, एक O यहाँ पे है, एक O नेगेटिव यहाँ पे, और ये जो थर्ड वाली O नेगेटिव है, मैं इसके ऊपर नेगेटिव साइन नहीं दिखा रही है, दूसरी आगे फर्दर एक और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगी ऐसे नीचे, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। इस वाले केस में क्या कहा पायरोसिलिकेट के केस में कि यहाँ पे जो है 2 SiO4 नेगेटिव यूनिट जो है वो एक ऑक्सीजन एटम को जो है शेयर करेंगी, और इनका जो है इस तरीके से जो है फिर फर्दर ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये सिलिकॉन के साथ भी है और ये सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बनाएगी। थर्ड जो टाइप आती है अब इसमें साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक का मतलब कि इस केस में क्या होगा, जो दो ऑक्सीजन है एक यूनिट की वो शेयर होंगी। यहाँ पे क्या था, एक यूनिट की एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रही थी, यहाँ पे जो है एक यूनिट की 2 ऑक्सीजन एटम जो है शेयर होगी, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। रिंग टाइप स्ट्रक्चर कैसे, देखो जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको बनाते हैं। O नेगेटिव, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन को हमें शेयर करना है तो ये दोनों शेयर होंगी फर्दर आगे ऐसे। इस तरीके से एक यूनिट ये है पूरी SiO4 4 नेगेटिव, इसकी 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही है, फिर एक ये यूनिट होगी, इसकी फिर से एक ये वाली ऑक्सीजन एक ये वाली शेयर हो रही है, ऐसे इसकी एक ये वाली ऑक्सीजन एक ये वाली ऑक्सीजन शेयर हो रही है, तो ये जो है ये ऐसे ही O नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी एज सच। ओके, तो इस तरीके से जो है साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या है, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे जो है एक सिंगल यूनिट में जो है 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो आपस में जो है शेयर होंगी, उसे हम बोल देंगे साइक्लिक सिलिकेट्स। अब जो नेक्स्ट टाइप आती है इसमें, फोर्थ टाइप, चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होगी, लेकिन यहाँ पे जो है चेन बनेगी। जैसे यहाँ पे तो साइक्लिक रिंग बन गई थी ना 2 एटम शेयर करके, यहाँ पे जो है चेन होगी। अब जो चेन है वो सिंगल चेन भी हो सकती है, फिर डबल चेन भी हो सकती है। 2 तरीके की चेन होगी, एक तो होगी सिंगल चेन। सिंगल चेन वाले केस में क्या होगा, आपके पास जो है SiO3N2 नेगेटिव ये होगी चेन, और अगर हम डबल की बात करें, डबल चेन के अंदर Si4O11N6 नेगेटिव ये यूनिट्स हमारे पास प्रेजेंट होगी। ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वही सेम ये वाली यूनिट बनाएंगे हम यहाँ पे भी। ये ऐसे आपके पास शेयर 2 ऑक्सीजन ही होनी है। अब ये वाली ऑक्सीजन फर्दर आगे, ये देखो
इस तरीके से। अब ये फिर से आगे, ऐसे ही ये फिर से आगे चलेगी। और तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सिंगल चेन सिलिकेट की। यहाँ पे जो है शेयर 2 ऑक्सीजन ही हो रही है, लेकिन वो क्या है, सिंगल शीट चेन के फॉर्म में है। और अगर हम डबल चेन सिलिकेट की बात करते हैं तो डबल चेन के केस में क्या होगा, फिर से जो है हमारे पास रिंग फॉर्म हो जाएगी। वो कैसे, ये देखो, ये 2 ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों जो है फर्दर शेयर होंगे। इस तरीके से, ऐसे इसके साथ। ये फिर से एक ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ये। ऐसे इधर से एक जो है रिंग बन जाएगी हमारे पास। अब इनको जो है आपस में जॉइन कर देंगे इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे क्या था, डबल चेन सिलिकेट से 2 चेन बन रही थी और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास जो है रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम डबल चेन सिलिकेट्स। समझ में आया। यहाँ पे देखो सिंगल चेन एक स्ट्रेचर में चलती है, यहाँ पे देखो एक चेन ऊपर की साइड चल रही है, एक चेन नीचे की साइड चल रही है, डबल चेन। तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो 5th टाइप आती है सिलिकेट्स में, वो है शीट सिलिकेट। इस केस में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो है एक यूनिट की, जैसे अभी तक 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, यहाँ पे जो है 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर होंगे। टोटल 3 एटम शेयर होंगे। और यहाँ पे जो है 2 डायमेंशनली आपके पास शीट फॉर्म होगी। और उसका जो है जनरल जो फॉर्मूला होगा वो होगा Si2O5N, और इसके ऊपर चार्ज होगा 2N नेगेटिव। इस तरह के जो है अनाइन यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ड्रॉ करके देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कैसे। जैसे ये है आपके पास एक Si4 यूनिट, ये होगी ऑक्सीजन। बनानी आपको इसी तरीके से है, बस जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का डिफरेंस आता है कि कितने एटम जो है वो हमें शेयर करने हैं। ऐसे इस साइड भी चलेंगे लेके इसको। अब हमें जो है टोटल 3 ऑक्सीजन एटम शेयर करने हैं ना। देखो जैसे ये वाली है ऑक्सीजन, इस वाले केस में जो है आपको समझ में आएगा देख के कि कैसे मैं कह रही हूँ कि टोटल जो है 3 एटम शेयर होंगे। एक सेकेंड, इसके जो है इस साइड आएगी, एक इधर और एक इधर, फिर ये ऐसे चलेगा। ओके, अब इस वाली ऑक्सीजन, इस वाले यूनिट को देखते हैं। इस वाली यूनिट की देखो, एक ऑक्सीजन शेयर हो रही, 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही, 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही। ऐसे इस यूनिट को देखो 1 2 3, इस यूनिट की 1 2 3 1 2 3, और इसकी भी 1 2 3, ये फर्दर आगे शेयर हो रही होगी। तो इस तरीके से जो है आपके पास एक 2 डायमेंशनली शीट बन जाएगी। और उस केस में क्या होगा, एक यूनिट के जो है हमारे पास टोटल 3 जो ऑक्सीजन आइटम है वो शेयर हो रही होंगे। ओके, अब इसके बाद लास्ट टाइप आती है वो है 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। 3 डायमेंशनल का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, जो 4 ऑक्सीजन आइटम है वो सभी के सभी जो है शेयर होंगे। हर एक SiO4 4 नेगेटिव यूनिट जो है, इसकी सारी की सारी जो ऑक्सीजन आइटम है वो शेयर होंगी। और यहाँ पे जो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है बन जाएगा। अब इस केस में क्या है, सारी की सारी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, तो चार्ज तो कोई भी नहीं रहेगा। मतलब कि न्यूट्रल हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा SiO2N। ये जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा। 3 डायमेंशनली है तो इसको जो है पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। बस आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि कितने ऑक्सीजन आइटम शेयर हो रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि जो यूनिट है वो न्यूट्रल होगी, और न्यूट्रल होने के बाद जो इसका फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब इसी में जो है 6th में ही 3 डायमेंशनल में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जियोलाइट्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली जो जियोलाइट्स है 3 डायमेंशनल एल्यूमिनियम सिलिकोट्स होते हैं।
एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जनरल जो फॉर्मूला होता है इनका सोडियम एल्यूमिनियम Si2O6.H2O। इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जो है काफ़ी बीच में कैविटीज़ वगैरह प्रेजेंट होगी, ओपन टाइप स्ट्रक्चर होगा। ओपन होने की वजह से क्या है, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है, CO2 है, वो जो इनके बीच में इंटरस्टिशियल साइड में से कहते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है ना 2 डायमेंशनल में दिखा रही हूँ आपको, ऐसे 3 डायमेंशनल में भी जो है बीच में इंटरस्टिशियल साइड प्रेजेंट होगी। उस पर क्या होगा, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, CO है, CO2 है, मिथेनॉल है, ये सभी जो है वहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो जो जियोलाइट्स हैं दे एक्ट एज मोलिकुलर सीव्स, मतलब कि मोलिकुलर सीव्स का क्या मतलब है कि जो छोटे छोटे से मोलिक्यूल्स हैं उसको जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो बड़े मोलिक्यूल्स हैं उसको जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने अंदर। ओके, और जो जियोलाइट्स हैं दे एक्ट एज ए न्यूट्रल आयन एक्सचेंजर। ये भी आप आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे आयन एक्सचेंजर क्या होता है, तो ये जो है वहाँ पे यूज़ होते हैं एज अ न्यूट्रल आयन एक्सचेंजर। बिकॉज इस केस में क्या होगा, जो केटाइंस है वो जो ओपन पोर टाइप स्ट्रक्चर होगा उसमें से जो है ईजिली जो है मूव कर पाएंगे। जैसे हमारे पास जो वाटर सॉफ्टनर्स होते हैं, जो वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसमें जो यूज़ होते हैं सोडियम जियोलाइट्स जो है वहाँ पे यूज़ होते हैं। वो क्या करेंगे, जो कैल्शियम आइंस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आइंस प्रेजेंट होते हैं उसको जो है रिप्लेस कर देते हैं सोडियम आयन से। मतलब कि कैल्शियम आयन को जहाँ पे प्रेजेंट है हार्ड वाटर में उसको रिप्लेस कर देंगे सोडियम से, तो उससे जो वाटर है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये जियोलाइट्स होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है सिलिकॉन पॉलीमर्स। सिलिकॉन पॉलीमर्स। अब सिलिकॉन में क्या है, बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होंगे, पॉलीमरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, जिनको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। लिंकेज होगी इसमें SiO लिंकेज जो है प्रेजेंट होगी, और जो जनरल फॉर्मूला होता है इनका वो होता है R2SiON। ये होता है सिलिकॉन पॉलीमर का फॉर्मूला। अब जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं लीनियर भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, काफ़ी हाईली थर्मली जो है स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ओके, बाकी जो है जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी यूज़ होते हैं एज एन इलास्टोमर्स या फिर लुब्रिकेंट्स की तरह जो यूज़ होते हैं, बिकॉज ये जो है रजिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में। ओके, तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी होने की वजह से जो है काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ जो सिलिकॉन पॉलीमर्स के वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है हम हाई टेम्परेचर जो है यूज़ कर सकते हैं। आप देखो इनकी जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन जनरली कैसे, जैसे ये है आपके पास CH3Cl, इसकी हम रिएक्शन कर दें सिलिकॉन के साथ, कॉपर है साथ में, तो ये बन जाएगा CH3 2SiCl2 + Cu। हुआ क्या बेसिकली यहाँ कि हमारे पास ये हैलाइड्स था, इसके इसमें हमने जब रिएक्शन करी इसके साथ तो कॉपर तो बाहर निकल गया और इसमें जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन ग्रुप ने। अब जो है अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं CH3 2SiCl2 + H2O, देन CH3 2, दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से, और साथ में आपको जो है 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इसके वाटर के। ओके, तो जो है हमारे पास 2 जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे हो रही है ये रिएक्शन, जैसे ये है आपके पास CH3 SiCH3, ये वाली यूनिट लेके चलते हैं, OH एक और यूनिट ले लो ऐसे ही, SiCH3OH। यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएगा, माइनस कर दोगे H2O, बाकी सारा जो है उसे एसिड लिख देंगे, SiO SiOH CH3 CH3 एंड CH3। तो जो आपके पास ये जो आया है इसे हम बोलते हैं डाईमिथाइल, उसे बोलेंगे सिलाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करें तो उसको बोलेंगे सिलेनोल, अल्कोहल है ना, ओल आएगा लास्ट में। ओके, ये है डाईमिथाइल क्लोरोसिलेन।
तो ये जो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आए हैं डायमिथाइल सिलिनोल के, इनको लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर रिमूव कर देंगे, हमारे पास जो है एक डाइमर बन जाएगा। ये देख यहाँ पे जो है एक एक्टिव OH ग्रुप बच रहा है, ऐसे यहाँ पे बचा, तो ये जो है चेन लीनियर आगे लंबे तक चलती रहेगी और हमारे पास जो है इससे आगे फर्दर लीनियर सिलिकॉन जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव OH ग्रुप जो है दोनों एंड से प्रेजेंट है। तो फिर से एक मॉलिक्यूल अगर इसका और आ जाए, यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे एंड में अटैच हो जाएगी चेन। ऐसे इस वाले केस में भी होगा कि ये OH है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा अटैच होकर, तो इस तरीके से जो है हमारे पास लीनियर सिलिकॉन्स बन जाएंगे। ओके, अब जो है जैसे हमारे पास अब ये हो Cl प्लस H2O, जनरल लिख रही हूँ। Si सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरीन है वो रिप्लेस होंगे OH के साथ और फिर इसकी जो है पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो है हमारे पास जो लिंकेज आएगी OSI O ऐसे जो लिंकेज आई चलती रहेगी। और सिलिकॉन के पास जो है ऊपर नीचे दो जो है हमारे पास एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब ये तो था सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन। अगर जो है हमें क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाना हो, उस केस में क्या है, जैसे ये है CH3Cl, वहाँ पे जो है बस फ़र्क कितना है, देखो जैसे पहले लिखती हूँ, प्लस सिलिकॉन प्लस HCl, कॉपर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन सेम जैसे ऊपर हुई, CH3SiCl3 प्लस H2। इस केस में बना था CH3 2SiCl2, इसमें बना SiCl3। अब जब जो है इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, CH3SiCl3 प्लस वाटर, तो उससे क्या होगा, तीनों की तीनों क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस होगी OH के साथ, OH OH OH। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे भी आपके पास एक लिंक अटैच हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमें जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर जो है मिल जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 OH ग्रुप थे, हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा, एक लीनियर चेन बन गई। इस केस में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, इसको जो है मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, OH Si OH R और ऊपर भी OH। सिर्फ मैंने क्या करा, R को इधर कर दिया, OH को इधर कर दिया। अब इससे क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, चेन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, इस साइड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, चेन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और ऊपर से रिमूव होगा एक चेन जो है आपके पास ऊपर की साइड अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये जो है फर्दर आगे जाके हमारे पास बनाएंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ओके, सिलिकॉन्स के कैसे, देखो जैसे ये है Si ऑक्सीजन, ऐसे ऊपर की साइड चल रही होगी चेन, ऑक्सीजन Si, फिर ये नीचे ऐसे SiO ऑक्सीजन Si। तो ये ऐसे जो चेन है ये जो है कंटिन्यू रहेगी और आपके पास जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाएगा। ओके, अब ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। फर्स्ट जो है जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। आपके पास जो नेचर वो एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, क्रॉस लिंकिंग की कितने एक्सटेंट तक जो है ये क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। एंड थर्ड वन इज लेंथ, जो चेन है उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, ये तो थे फैक्टर्स। और आगे अब बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो जो सिलिकॉन पॉलीमर्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सबसे पहली बात दे आर हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट में जो है काफ़ी स्टेबल होंगे। सेकंड थिंग कि जो हमारे पास ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मतलब कि छोटे पॉलीमर्स होंगे वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे। केमिकल रिएजेंट के टुवर्ड्स भी जो है स्टेबल होंगे, मतलब कि वीक एसिड या फिर बेसिस का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो आपके पास चेन अटैच है, ऑर्गेनिक साइड चेन अटैच है, जिसकी वजह से क्या होगा, दे आर वाटर रिपेलेंट। ओके, तो ये तो थी इनके जनरल प्रॉपर्टीज़। और आगे बात करेंगे यूजेस की, कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये जो हमारे पास हाई वैक्यूम पंप जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं बनाने में। सेकंड थिंग, सिलिकॉन पॉलीमर जो है ग्रीसिस में, वैनिशिस में यूज़ होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे या फिर हाई दोनों बात करें तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट कि सिलिकॉन्स जो है वाटर रिपेलेंट है और गुड इंसुलेटर भी है, इसीलिए जो है हम इनको जहाँ पे भी कहीं वाटर प्रूफ नहीं करनी हो उस केस में जो है हम सिलिकॉन पॉलीमर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वाटर रिपेलेंट। एक तो यही प्रॉपर्टी होगी वाटर रिपेलेंट। सेकंड थिंग कि
गुड इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स लिखने से अच्छा है गुड इंसुलेटर्स, एक ही बात। नेक्स्ट की ये जो है एज अ लुब्रिकेंट्स भी यूज़ होते हैं, हाई एंड लो दोनों टेम्परेचर पे जो है एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होंगे। और सिलिकॉन रबर्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, दे रिटेन देयर इलास्टिसिटी, की इलास्टिसिटी जो है उनकी रहती है। तो इस तरीके से जो है आपको इनकी 3 या 4 जनरल प्रॉपर्टीज़ और 3 या 4 जो है यूजेस लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे जो है हमारा ग्रुप 14 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ग्रुप 15 एलिमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।